हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका हूं सनी कुमार और आपके सरस्वती कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का दिल खोल के स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप सभी को सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि। जैसा कि हम लोग बताए थे कि हम लोग स्टैटिक जीके का महा मैराथन आपकी क्लासेस हम लेकर आ रहे थे, जिसमें एक क्लासेस ऑलरेडी पहले हो चुका है। आई होप आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। आज दूसरी क्लासेस आपके सामने आ चुकी है और आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार से संबंधित सवालों को देखेंगे और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते हैं और सबसे पहला टॉपिक जो हमारा बनता है वो नोबेल पुरस्कार 2023। तो दोस्तों सबसे पहले एक चीज बताते हैं आपको कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो आपके 1913 में हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 1913 में सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। और किस चीज में मिला था तो याद रखिएगा, गीतांजलि में मिला था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में कि रविन्द्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में हमारा नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि में। और कब मिला था तो 1913 में। और भी हम इसमें देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है आपकी बहुत सारी चीजों में दी जाती है, जैसे फिजिक्स भौतिकी के क्षेत्रों में, केमिस्ट्री के क्षेत्रों में, रसायन और बायोलॉजी विज्ञान के क्षेत्रों में, जीव विज्ञान के क्षेत्रों में दी जाती है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो नोबेल पुरस्कार 2023 की बात करेंगे हम दोस्तों, 24 नहीं 2023 की बात कर रहे हैं। और भौतिकी के क्षेत्र में देखा जाए तो हमको मिला था, विजेता था उसमें 3 व्यक्तियों को मिला था। पहला जो व्यक्ति थे पियरे ऑगस्टीन मिला था, ट्यूनीशिया का, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो थे फेरेक क्रॉन्स, जो कि हंगरी के रहने वाले थे। हंगरी की राजधानी याद रखिएगा बुडापेस्ट है। और एनी हल हिविलियर जो कि फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भौतिकी में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया जाता है 2023 की बात करें, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम था पियरे ऑगस्टीन जो कि ट्यूनीशिया के रहने वाले हैं, और दूसरे जो है फेरेक क्रॉस जो कि हंगरी के रहने वाले हैं, और तीसरे व्यक्ति जो एनी एल हाइलियर जो कि आपके फ्रांस के रहने वाले हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये होता है कि आखिर इन लोगों को किस चीज के क्षेत्र में पुरस्कार मिलता है? नोबेल पुरस्कार भौतिकी में, लेकिन कौन से कार्य हेतु इनको मिला है आखिर नोबेल पुरस्कार? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जो कि आपको बता देते हैं कि इन लोगों को प्रयोगात्मक विधियों के लिए जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारा जैसे कि कोई भी अगर प्रयोगात्मक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, किसी चीज को जांच पड़ताल करना। ये एक विधि होता है, एक प्रोसेस होता है जो किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जो है गतिशील है कि नहीं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गति कर रहा है या नहीं, इस चीज के अध्ययन के लिए जो प्रकाश के एंडोसेकेंड पल्स को जो उत्पन्न करते हैं, इन क्षेत्रों में इन तीनों व्यक्तियों ने बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसी बात हम अगला टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे रसायन के क्षेत्र में देखते हैं कि रसायन के क्षेत्र में हमें कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो ये हमारे रसायन के क्षेत्र में भी हमारे 3 व्यक्ति थे। ध्यान रखिएगा, मैं ये जो भी बता रहा हूं 2023 का बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहला जो व्यक्ति थे आपके मोंगी जी वेवेंडी, जो कि फ्रांस के रहने वाले, ठीक है ना। फ्रांस पेरिस याद रखिएगा, जिसकी राजधानी पेरिस है। दूसरा जो आपके है लुई ई ब्रूस, जो कि यूएसए अमेरिका न्यूयॉर्क, किसकी राजधानी ध्यान रखिएगा, ये भी लिख देते हैं न्यूयॉर्क, ठीक है ना। और फ्रांस जो है आपकी क्या हो जाएंगे? पेरिस, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये कहने का मतलब मोंगी जी बेवेडी जो फ्रांस के रहने वाले हैं, और आपके लुई इब्रिस जो यूएसए के रहने वाले थे, अलेक्सी एक्निना जो कि रूस के रहने वाले हैं। तो ये तीनों ही क्षेत्र जो है आपके रसायन, तीनों ही जो आपके व्यक्ति, इनको जो है रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार में मिला है। लेकिन सवाल फिर यहाँ पे होता है कि आखिर किस कार्य हेतु आपको इनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रसायन के क्षेत्र में अगर आपसे पूछे कि क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए 2023 में रसायन के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो व्यक्ति 3 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिए, पहला भी वर्ड याद रखिए। देखिए कैसे याद रखना है, तो याद रखिएगा बावेंडी, ब्रूस और एकिमेव, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा बावेंडी, ब्रूस, एकिमेव, जो कि इनको आपके रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगले टॉपिक्स पे आते हैं, जो कि आपके देखते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? फिजियोलॉजी का मतलब होता है चिकित्सा, ठीक है ना। तो फिजियोलॉजी कहो या फिर मेडिसिन कहिए, और इन दोनों का मतलब होता है चिकित्सा। तो ये पूछा जाता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो ध्यान रखिएगा, 2 व्यक्ति थे जिनका नाम था आपका कैटलिन कॉरिको, जो कि हंगरी, और हंगरी की राजधानी क्या बताया था आपको? बुडापेस्ट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, बुडापेस्ट जो हो जाएगा हंगरी की राजधानी हो जाएगी। यूएसए का बता चुके आपके न्यूयॉर्क, ठीक है,
वाशिंगटन डीसी, ठीक है। और इसके बाद अगर देखिए ड्यू विशमैन, तो कैटलिन कैरिको और वी विशमैन को हमको नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन किस चीज में मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, ठीक है ना। अब इनके कार्य की बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन, ठीक है ना। देखिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से जो उन्होंने खोज किए थे, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी एमआरएनए टीकों का विकास के लिए आपको सूक्ष्म बनाया था। तो आप याद रखिए कोविड-19 जो आपकी बीमारी चली थी, उसमें जो एमआरएनए एक वैक्सीन है, जिसके विकास के लिए इनको क्या मिला था? सूक्ष्म बनाया था। और ये आपके क्षेत्र में इन दो व्यक्तियों को मिला था आपके चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। पहला जो नाम निकल गया था वो कैटलिन कैरिको और दूसरा जो है आपका ड्रू विशमैन, ठीक है ना। याद रखिएगा कैटलिन कैरिको जो हंगरी के रहने वाले हैं और ड्रू विशमैन जो कि यूएसए के रहने वाले, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चीज ध्यान रखिएगा। अगला आता है, देखिए अब साहित्य की बात करते हैं, ठीक है ना। साहित्य होता है, लिटरेचर होता है। जैसे कोई भी ग्रंथ वगैरह होता है ना, तो उसको साहित्य कहते हैं, उसको लिटरेचर कहते हैं, ठीक है ना। तो साहित्य के क्षेत्र में आपको एक व्यक्ति को मात्र नोबेल पुरस्कार मिला था 2023 में दोस्तों, जॉन फ्रांस, जो कि नॉर्वे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जॉन फ्रांस जो कि नॉर्वे के आपके हैं, ठीक है। और याद रखिए नॉर्वे को डूबते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए। उगते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? जापान को। और डूबते हुए सूर्य का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में विजेता जो आपके जॉन फ्रांस है, जो कि कहां के रहने वाले? नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनका योगदान क्या था? देखिए मैंने क्या बताया, साहित्य एक लिटरेचर होता है, कहानी होता है, ग्रंथ होता है, स्टोरी होता है। तो इन्होंने नौमिशी एक नाटक होता है दोस्तों, और ये गद्य के लिए, देखिए गद्य और पद्य दो भाग होते हैं। गद्य जो आपके नाटक होते हैं, कहानी, छोटी छोटी कहानियां होती है, तो उस क्षेत्र में इनको जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, जॉन फॉस। ध्यान रखिएगा, भूलिएगा दोस्तों, साहित्य जॉन फॉस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शांति के क्षेत्र में देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, ये भी देख लेते हैं। सारा नोबेल पुरस्कार ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबको बस याद करना ही पड़ेगा, इसके कोई अलावा आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसको। तो शांति की बात करें तो शांति समझते हैं, मतलब आपको पता है कि शांति का मतलब वही होता है कि कहीं भी अहिंसा ना होना, मतलब हर जगह एक प्रकार से आपको कहीं भी हिंसा ना होना, हर जगह अहिंसा का पाठ पढ़ाना, लोगों से मारपीट नहीं करना, ये सारी चीजें जो होती है शांति के क्षेत्र में मिलता है। तो इसके विजेता थे आपके नरगिस मोहम्मद, जो कि ईरान के रहने वाले, ठीक है ना। तो शांति के क्षेत्र में अगर नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और ये किस देश के रहने वाले दोस्तों? तो ईरान के रहने वाले हैं, ठीक है ना। आपको ये भी बता देते हैं कि ईरान में महिलाओं की उत्पीड़न के खिलाफ, जी आज के देश, आज के जमाने जो आपके समय चलो, महिलाओं पर बहुत ज्यादा आपको उत्पीड़न हो रहा है। तो जिसमें ईरान में जो महिलाओं पर उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और उनके मानक अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए इनको पुरस्कार मिला था शांति का, नरगिस मोहम्मदी। हमारी किस क्षेत्र में महिलाओं का योगदान नहीं है दोस्तों, आप ये बताइए। हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान बढ़ता चला है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जहां पुरुषों की तुलना में महिलाएं भी बहुत आगे निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके अधिकारों की, इनकी लड़ाई के लिए, इनकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो महत्वपूर्ण योगदान था वह नरगिस मोहम्मदी का था, जो कि बिल्कुल इनका सही आंसर होता है शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मद। चलो आगे बढ़ते हैं और अर्थशास्त्र की बात करते हैं कि अर्थशास्त्र में किसको मिला था। देखिए इसके बाद हमारा नोबेल पुरस्कार से संबंधी सवाल जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार ध्यान से। देखिए अर्थशास्त्र जो आपको पता है इकोनॉमिकल चीजें होती हैं जो भारत के श्रम बाजार का मतलब समझते हैं कि हमारे देश में दो ही प्रकार के लोग रहते हैं, या तो कोई पूंजीपति वर्ग रहते हैं या फिर कुछ श्रमिक वर्ग रहते हैं। पूंजीपति वर्ग वह होते हैं जो काफी ज्यादा पैसे होते हैं, रिच मैन होते हैं, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती है। और जो श्रमिक लोग होते हैं उनके पास डेली जो है आपके खाने की चीजें आती हैं और मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, जिसे दिहाड़ी मजदूरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए जिनको पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र में, उनका नाम था क्लॉडिया गोल्डिन, जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, ठीक है ना। तो क्लॉडिया गोल्डिन एक प्रकार की एक ऐसी व्यक्ति थी जो कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। किन चीजों में, कौन से कार्य हेतु? इन्होंने महिलाओं के श्रम बाजार, मतलब जो भी महिलाएं के श्रम बाजार है उनके परिणामों के बारे में, उनके रिजल्टेंट के बारे में, जो उनकी समझ है, जो हमारी समझ को उन्नत करने के लिए कि नहीं हमारे देश में महिलाएं भी बहुत अच्छा काम कर सकती है, हमारे देश में महिलाओं भी जीडीपी को अच्छा बना सकती है, हमारे देश में महिलाएं काफी ज्यादा देश के लिए योगदान कर सकती हैं। इन चीजों के लिए इनको क्लॉडिया गोल्डिन को अब पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार 2023 में, ठीक है। तो चलिए मैंने आपको ये सारी चीजों के बारे में बताया, मैंने फिजिक्स के क्षेत्र में बताया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में बताया, फिर आपको चिकित्सा के क्षेत्र में बताया, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बताया, साहित्य के क्षेत्र में बताया। तो ये सारी मैंने नोबेल पुरस्कार आपको बताए। आई होप आप इस चीज को बार बार देखो, क्योंकि देखिए नाम थोड़ा टफ है, हाँ 2-3 बार आप देखिएगा वीडियो, उसको लिख कर याद करो, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि 2023 है तो एकदम पूछा जाएगा, क्योंकि आपका ये सारा
सारा इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीजों पे। तो अगला जो टॉपिक निकल के आता है, देखिए मैंने आपको बताया शुरू में ही कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता की बात बताए थे, जिसमें हमने आपको शुरू में बताया रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है ना, जो 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और क्या था साहित्य, मैंने आपको बताया था गीतांजलि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और साहित्य आपको पता ही है लिटरेचर होता है, जो एक कहानी एक ग्रंथ होता है, पद और गद्य 2 भाग होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए तो देख लेते हैं आखिर किन व्यक्ति का संबंध किस क्षेत्र से, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, हेडिंग डाल लीजिए दोस्तों कॉपी पे, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लिखवाने वाले हैं। भारतीय मूल की व्यक्ति, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब है सबसे पहले व्यक्ति जो हमारे देश के हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, जो कि 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये कौन सा साहित्य था, मैंने ऊपर लिखवाया था गीतांजलि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको मान के चलिए कि आपके लगभग 80 से 85% चांस रहता है कि आपके एग्जाम में पूछने का, ठीक है ना। उसके बाद अगर किसी व्यक्ति को मिला था तो सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। लेकिन क्या काम किए थे भौतिकी में, तो इन्होंने रमन प्रभाव की खोज किया था, ध्यान रखिएगा। रमन प्रभाव की खोज के लिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में इनको क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं थर्ड नंबर को दोस्तों, हरगोविंद खुराना, ठीक है ना, विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है। हरगोविंद खुराना को 1968, हालांकि इनका डेट नहीं पूछता लेकिन फिर भी याद रखिएगा 3 तो हरगोविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको मिला था। और चिकित्सा में किसने मिला था, तो कृत्रिम जीन, जीन तो जानते हैं दोस्तों, जो जीन होता है हमारे रिप्रोडक्शन सेक्शन को बताते हैं, कृत्रिम जीन जो आपके आर्टिफिशियल जीन होते हैं उनके संश्लेषण के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है ना। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो आपके बहुत, ये तीनों डेट याद रखना है दोस्तों, ठीक है ना, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये आपके चल जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ ये पूछता है कि बताइए मदर टेरेसा को किन क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किस क्षेत्र में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में, चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अमर्त्य सेन, देखो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन जो कि आपके इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और इकोनॉमिक्स में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इनको मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद बी नायपॉल एस जो आपके साहित्य के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। विक्टर रमन रामकृष्ण जो रसायन के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और रसायन में क्या काम किए थे, राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली को खोजने के लिए करते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या कहलाती है दोस्तों, राइबोसोम कहलाती है, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। विक्टरमन रामकृष्णन जो संबंध किस चीज से है, रसायन के क्षेत्र में, ठीक है ना। कैलाश सत्यार्थी, डेट याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को अभी 2014 में किस क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, शांति के क्षेत्र में। शांति बता चुके हैं, देश में अहिंसा का स्थापित करना, मतलब हिंसा को समाप्त करना, ठीक है ना। अभिजीत बनर्जी को किस चीज में मिला था, अर्थशास्त्र में वैश्विक गरीबी के क्षेत्र में मिला था, कि जो हमारे देश की स्थिति है सबसे भयावह होती जा रही दिन प्रतिदिन, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों कोविड-19 ने हमारे देश की पूरी तरीके से एक तरह से कमर को तोड़ दिया है। और इस चीज को, गरीबी को कम करने के लिए उनके प्रगमत दृष्टिकोण से इनको नोबेल पुरस्कार मिला था अभिजीत बनर्जी को, ठीक है ना। चलिए तो मैंने ये भी चीज बता दी। अब थोड़ा सा ऑस्कर्स के बारे में देखेंगे। चलिए कमेंट करते रहिए दोस्तों, आप बताते रहिए हमको आपका मेरा ये क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर कुछ भी आप बताएंगे तभी हमको समझ में आता है कि हाँ आपको ये क्लास किस प्रकार से लगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑस्कर पुरस्कार देखेंगे, ठीक है ना जी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इसमें तो सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी इस आपके मैं जो बता रहा हूं, ये सोच लीजिए ये एक रामबाण है, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज्यादा एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत अच्छा साबित होगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखते हैं आगे। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित भारतीय फिल्म हस्तियां, ठीक है ना। हमारी जितनी भी फिल्म बनती हैं उसमें जो अच्छी फिल्म होती है उनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, ठीक है ना। हर चीज ये भी पूछा जाता है, बताइए ऑस्कर पुरस्कार किन क्षेत्रों में दी जाती है, तो फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए सम्मानित भारतीयों को देखते हैं कि हमारे कौन कौन से व्यक्ति थे जिनको ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले आपके ऑस्कर पुरस्कार मिले थे भानु अथैया को, ठीक है ना, जो कि 55वां ऑस्कर था 1983 में
और इनकी किस श्रेणी में मिला था, सब इंपॉर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, ये सारा ही इंपॉर्टेंट है। तो भानु अथैया जो पूछेगा किस समारोह में, तो 55 नंबर का समारोह था जो कब का था, 1983 का था। क्या श्रेणी थी, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ठीक है ना, कॉस्ट्यूम समझते हैं दोस्तों, डिजाइन जो आपके ड्रेसेस होते हैं, उस बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए को ऑस्कर पुरस्कार सम्मानित मिला था। और इनकी फिल्म थी गांधी, जो 1982 की फिल्म थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए, भानु अथैया संबंधित समारोह 55वां ऑस्कर पुरस्कार था 1983 का, किस श्रेणी में था, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था। संबंधित फिल्म का नाम क्या है, गांधी है, 1982 में इनको सम्मानित किया गया था, 83 में सॉरी। सत्यजीत रे की बात करें तो सत्यजीत रे जो है आपके 64वां ऑस्कर है, यानी 64 नंबर का ऑस्कर है 1992 का। और ये इनको किस श्रेणी में मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिला था। और याद रखिएगा इसको पुरस्कार मिला था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इनकी फिल्म नहीं लिखा, आगे देख लेते हैं। ये पूछता है बस आपसे बताइए कि सत्यजीत रे जो है किस श्रेणी में इनको पुरस्कार मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट में मिला था, ठीक है ना। और ये आपके कौन से संबंधित समारोह है, 64वां आपके ऑस्कर है 1992 का, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखिए रेसुल पुकिटी, ठीक है ना, देखो रेसुल पुकिटी जो है आपके 81वां नंबर का ऑस्कर है, जो कि बेस्ट साउंड मिक्सिंग, ठीक है ना, जो साउंड होता है ना, जैसे कोई भी आपके मतलब म्यूजिक में साउंड को मिक्स करके उसको मतलब रिमिक्स बनाना, ठीक है ना, तो बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए इनको मिला था। और ये था इनकी मूवी का नाम स्लम डॉग मिलियनेयर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये फिल्म कब रिलीज होती है दोस्तों, 2008 में। तो स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए आपको जिनको पुरस्कार मिला था वो कौन थे, रेसल पुकिटी थे। और कितने नंबर का ऑस्कर था, 81 नंबर का था। कौन सा था, बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए था, ठीक है। चलिए गुलजार की बात करते हैं, तो गुलजार भी 81 नंबर का था, 2009 का, ठीक है ना। ये भी आपके वही थे बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, ठीक है ना। और जय हो गीत, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है, दिस इज वेरी आई, ठीक है ना। तो जय हो गीत के लिए किनको मिला था आपको ऑस्कर पुरस्कार, ये हो जाएंगे गुलजार। कितने नंबर का था, 81वां नंबर का था। कौन सा फिल्म था दोस्तों, स्लम डॉग मिलियनेयर था, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, AR रहमान, ठीक है, म्यूजिक की आन बान शान AR रहमान, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से बहुत समझ लीजिए कि काफी अच्छे है। इनको भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित मिला था, AR रहमान को 81 नंबर का था ऑस्कर पुरस्कार, ध्यान रखिएगा। ये भी बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर्स थे और बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग भी था इनका खुद का, ठीक है ना। और ये फिल्म थी दोस्तों स्लम डॉग मिलियनेयर को मिला था 2008 में, ठीक है ना। आइए MS किरावानी एवं चंद्र बोस, ठीक है ना, दो व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, MS किरावानी और चंद्र बोस, ये जो है आपके 95 नंबर के ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। और किस चीज की श्रेणी में दोस्तों, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग के क्षेत्र में। और ये नाटू नाटू, ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछता है किस गीत के लिए, तो नाटू नाटू गीत के लिए इनको मिला था। MS किरावानी और चंद्र बोस को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म का क्या नाम था दोस्तों, RRR था, ध्यान रखिएगा, RRR, ठीक है ना। और ये कब फिल्म होता है, 2022 में। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट आपका है ऑस्कर पुरस्कार, फिर ये भी हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। मैं तो कहता हूं इस पूरी बुक्स को जो भी करवा रहे हैं ना, एवरी क्वेश्चन रट डालिए, उसके बाद आप देखिएगा जब आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका खुद पे खुद स्कोर जो है किस प्रकार से बढ़ जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे देखते हैं, कार्तिकी गॉजलेविस एवं गुनीत मोगा, ठीक है ना, जो कि 95 नंबर का ऑस्कर है, 2023 में भी प्रेजेंट मिला था। इससे पहले कार्तिकी गॉजलेविस और गुनीत सॉन्ग को जो है आपके 95 ऑस्कर 2023 में सम्मानित किया गया था। और इनकी जो आपकी श्रेणी थी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ठीक है ना, जो भी छोटी छोटी फिल्म होती है उसमें जो भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड था इन्हीं के क्षेत्र में इनको मिला था। और इनकी फिल्म का नाम था एलिफेंट बियरशॉप, 2022 में। एलिफेंट बियरशॉप जो इनकी मूवी थी, बहुत ज्यादा एक शॉर्ट फिल्म थी, देखिएगा कभी यूट्यूब से आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति जी। अगर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ा अगर कोई रत्न है तो कौन सा रत्न है, भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद जो हमारा रत्न होता है वो कौन सा रत्न होता है, भारत रत्न होता है। पीपल के आकार का होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न सम्मानित मिला था। सबसे पहले देखो, मैं जो टिक करूंगा उसको आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, क्योंकि इतना नाम याद नहीं करना, बट फिर भी देख लीजिए। सबसे पहले 1954 में अगर भारत रत्न किसी को मिला था तो मिला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। सीवी रमन बताते फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, ध्यान रखिएगा। और 1930 में आपको रमन प्रभाव की खोज किए थे, ठीक है ना, रमन प्रभाव।
चक्रवर्ती राजगोपालचारी। उसके बाद 1955 में डॉक्टर भगवान दास जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। उसके बाद 1957 में गोविंद बल्लभ पंत और फिर 1958 में घोगो केशव कर्वे, ठीक है ना। उसके बाद आपका हो जाएगा 1962 में याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखना है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1954 में, ऐसे पूछे एग्जाम में। सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1954 में, ठीक है ना। भगवान दास जवाहरलाल नेहरू को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1955 में, ऐसे याद करना है। गोविंद बल्लभ पंत को कब सम्मानित किया गया था? 1957 में, ठीक है ना। उसके बाद घोड़ो केशव कर्वे, इनको कब सम्मानित मिला था? 1958 में। और याद रखिएगा विधान चंद्र राय, ये याद रखिएगा विधान चंद्र राय जो है आपको कब सम्मानित मिला था? 1961 में, ठीक है ना। विधान चंद्र राय जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में, यानी डॉक्टर से है, चिकित्सा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। राजेंद्र प्रसाद का जो आपको भारत रत्न से सम्मानित मिला था 1962 में मिला था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तबला के आन बान शान, ठीक है ना, याद रखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का संबंध किससे से? तबला से है। और इनको भारत रत्न से सम्मानित मिला था 1963 में, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर को इनकी जयंती मनाई जाती है, जो भी हाल में मनाया है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ये ऐसे व्यक्ति थे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो मरणोपरांत पुरस्कार प्राप्त करता था, ठीक है ना। मतलब मरने के बाद इनको पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न का लाल बहादुर शास्त्री को, ये प्रथम ऐसे हैं। और डेट तो याद रखिएगा एकदम आपके माउथ मोना चाहिए 1966 में, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की बात कहें, भारत रत्न से कब सम्मानित मिला था? 1971 में, ठीक है ना। बीबी गिरी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित मिला था, ठीक है ना। उसके बाद मदर टेरेसा को ध्यान रखिएगा 1980 में मिला था भारत रत्न। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है ना, याद रखिएगा 1987 में इनको मिला था आपको भारत रत्न से सम्मानित, ठीक है ना। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सॉरी, देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, 1990 में इनको भारत रत्न सम्मानित मिला गया था मरणोपरांत। ध्यान रखिएगा ये आपके मरणोपरांत दिए गए थे। राजीव गांधी, ये भी मरणोपरांत इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था 1991 में, 1991। सत्यजीत रे, ठीक है ना, और JRD, याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अबुल कलाम आजाद, याद रखिएगा इनको मिला था आपके 1992 में भारत रत्न सम्मानित मिला था, ठीक है ना। उसके बाद मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपने जीवन सिर्फ अखबार बेचकर और उसके बाद आगे की शिक्षा को ग्रहण किया और काफी ज्यादा इनका दिमाग फिजिक्स के क्षेत्र में था और हमारे भारत के लिए क्या ही बोले इन्होंने जो किया, शायद ही आज के डेट में ऐसा कोई कर सकता है। सोचिए दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम, कभी भी जब भी इनका नाम आता है बड़े रिस्पेक्ट के साथ इनका नाम लेना पड़ता है क्योंकि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे और भारत से इनका इतना ज्यादा लगाव था कि इनको विदेशों से ऑफर आ रहे थे कि आइए हमारे देश में आप मिसाइल बनाइए, आपको इससे ज्यादा पैसे देंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने देश के नमक खाए थे और अपने देश के साथ गद्दारी इन्होंने नहीं किया। इसीलिए इनको राष्ट्रपति भी बनाया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। 1997 में इनको मिला था आपको नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखिएगा आप इसको, ठीक है ना। उसके बाद गुलजारी लाल नंदा को भी ध्यान रखिएगा भारत रत्न से कब सम्मानित मिला था? 1997 में, ठीक है ना। SS सुब्बलक्ष्मी, ठीक है ना, 1998 में इनको मिला था आपके भारत रत्न, ठीक है। देखिए सब याद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण से देखना, बस थोड़ा सा नहीं 2-4 और है, देखो। उसके बाद आपके जयप्रकाश नारायण, ये भी मरणोपरांत मिला था। और डॉक्टर अमर्त्य सेन जो आपके अर्थशास्त्र से संबंधित है, जिनको मिला था आपका 1999 में नोबेल पुरस्कार सम्मानित मिला था, ठीक है ना। लता मंगेशकर, जिसे स्वर कोकिला के नाम से भी जानते हैं, उस्ताद, इसको ध्यान रखिएगा, स्वर कोकिला कहते हैं, स्वर कोकिला, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो कि शहनाई से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन दोनों को भारत रत्न सम्मानित मिला 2001 में। ये पूछा जाता है लता मंगेशकर को भारत रत्न का सम्मानित कब दिया गया था, तो आपके 2001 में। पंडित भीमसेन जोशी जो कि आपको इनको मिला था भारत रत्न 2009 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रमोद CN राव और सचिन तेंदुलकर जो कि इनको भारत रत्न मिला था 2014। ये एक ऐसे व्यक्ति भारतीय क्रिकेटर है जो कि सिर्फ इन्हीं को अभी तक भारत रत्न मिला था क्रिकेट के क्षेत्र में। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट के क्षेत्र में आपको भारत रत्न किन व्यक्ति को मिला है, तो वह है सचिन तेंदुलकर, जो कब मिला है? 2014
2014 में, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के बनने वाले प्रधानमंत्री पंडित मदन मोहन मालवीय को मरणोपरांत दिया गया था 2015 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। प्रणब मुखर्जी की बात कहें, भूपेन हजारिका की बात कहें, नानाजी देशमुख की बात कहें तो इनको मिला था 2019 में, क्या मिला था दोस्तों, भारत रत्न मिला था। तो मैंने अभी तक जितने भी आपके 20 से 25 व्यक्तियों के बारे में बताया जो कि इनको भारत रत्न सम्मानित मिला जाता है। एग्जाम में बार बार चीजें पूछी जाती है कि बताइए ये व्यक्ति को भारत रत्न कब दिया जाता है। डेट बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना, हमें भी पता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए हमें उस मेहनत को इजी बनाना पड़ता है। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक ये बताएंगे कि आप जितनी भी चीजें हैं इसको एक कागज पे लिख लीजिए और जहां भी आप स्टडी करते हैं वहां पर उसको साट लीजिए और प्रतिदिन उसको क्या कीजिए, आप देखिए, क्योंकि देखिए जब तक आप इसको प्रतिदिन नहीं रिवीजन कीजिएगा, जीके एक ऐसा चीज है ना, प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस, आप इसको प्रैक्टिस करते रहो, आपके ये अपना हो जाएगा, बस आपके माउथ पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना, आराम से चीजों को देखना है, ठीक है, और याद करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये बुक्स आप पढ़ो, उसके बाद आप देखिएगा आपके कितना ज्यादा आपके टेस्ट सीरीज में बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में, ठीक है ना। जैसा कि आपको मैंने बताया शुरू में ही कि हमारे भारत के 4 प्रकार के पुरस्कार थे, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और इसके बाद भारत रत्न। लेकिन हम अभी से बात करेंगे पद्म पुरस्कार जो कि 1954 में इसकी स्थापना होती है। ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार जो है आपका फाइनली आपके 1954 में इसके स्थापित होती है और यहीं से इनका नाम जो है आपका पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री बन जाता है, ठीक है ना। चले आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज को समझते हैं बारीकी से कि आखिर ये किन क्षेत्रों में दी जाती है और इनका क्या योगदान है, ठीक है ना। चलो देखते हैं। देखिए पहली बात यह है कि आपको मैंने अभी बताया कि पद्म पुरस्कार जो है आपके 3 श्रेणियों में दी जाती है, ठीक है ना। और वो श्रेणी कौन है, देखिए श्रेणी जो आपका अगर पूछे कि बताइए कि आपका सबसे बड़ा जो है श्रेणी, यानी आपके दूसरा सबसे बड़ा अगर राष्ट्रीय पुरस्कार पूछे भारत रत्न के बाद तो वो कौन है, पद्म विभूषण है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि पहला जो आपके पुरस्कार है जो फर्स्ट नंबर पे है वो कौन है, भारत रत्न है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और भारत रत्न के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार बन जाता है वो पद्म विभूषण बन जाता है। आपसे कि बताइए दूसरा के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो कौन है, पद्म भूषण बन जाएगा। और जो चौथा है वो कैसा है आपका, पद्म श्री। देखिए याद कैसे होगा, आप ध्यान रखिएगा ना, भारत रत्न ये तो पहला हो गया, उसके बाद पद्म विभूषण मतलब भूषण से भी सबसे ज्यादा है, विभूषण है मतलब ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए विभूषण से बी कम हो जा रहा है, सिर्फ भूषण आ रहा है, मतलब अब ये थोड़ा लेवल कम हो गया, इसलिए ये आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा। बस याद करने के लिए बता रहे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भूषण के बाद और इसको थोड़ा कम करके सिर्फ श्री लगा दिया जाता है तो तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे याद रखिएगा, पहला अगर आप पूछेंगे तो भारत रत्न याद रखिएगा, दूसरा पूछेंगे आपसे कौन सा, पद्म विभूषण याद रखिएगा, तीसरा अगर आपसे पूछेंगे तो पद्म भूषण याद रखिएगा और चौथा जो अंतिम पुरस्कार पूछे वो क्या हो जाएगा, पद्म श्री हो जाएगा। पद्म विभूषण कितने श्रेणी में दी जाती है, 3 चीज के क्षेत्रों में। पद्म विभूषण की कब स्थापित किया गया था, 1954 में किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहला चीज आपको बोले पद्म विभूषण जो है एक असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है ना। असाधारण मतलब आपका योगदान काफी अच्छा है, आपने बहुत अच्छा काम किया, विशिष्ट आपका सेवा दिए हैं, उन क्षेत्रों में आपके पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है जो दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। पद्म भूषण की बात की तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, मतलब आप एक अपर लेवल तक की एक अच्छे काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में इनको दिया जाता है पद्म भूषण। उसके बाद आपके विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म श्री, ठीक है ना। आई होप ये चारों चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। एक बार फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार भारत रत्न होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें पद्म पुरस्कार जो 1954 में किया गया, कितने श्रेणी में बांटा गया दोस्तों, 3 श्रेणी में। पहला जो श्रेणी आपके पद्म भूषण का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होगा पद्म विभूषण, तीसरा अगर बात तो बी हट गया तो आपके पद्म भूषण, और उसके बाद सबसे कम जो चौथा सबसे बड़ा हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा, पद्म श्री हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दूसरा सुभाष चंद्र बोस जो कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार में दिया जाता है, ठीक है ना। आपदा प्रबंधन समझते हैं क्या होता है, जैसे कोई भी अगर देश में आपके अगर बोले डायरेक्टली एक प्राकृतिक चीजें जो हमारे आते हैं, जैसे भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, ये सारी चीजें आती हैं तो उसको आपदा प्रबंधन पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो
सुभाष चंद्र बोस एक प्रकार से पुरस्कार है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये क्षेत्र जरूर याद रखना दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्षेत्र में दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये पुरस्कार भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। अगर कोई भी देश मान के चलिए या कोई भी राज्य अगर वो आपदा से पहले अपने देश या अपने राज्यों को संभाल लेता है या किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होती है, तो वैसे व्यक्तियों को उनको सुभाष चंद्र बोस से सम्मानित किया जाता है ताकि वो उनका मतलब उनको और ज्यादा उनको योगदान रहे और अच्छा वो काम करें, ठीक है ना। हालांकि ये पुरस्कार दो श्रेणियों में दी जाती है, एक व्यक्तिगत और एक संस्था श्रेणी, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत होता है जो आपके खुद हो जाएंगे, संस्था हो जाएगा जो आपके बटालियन मतलब एक से अधिक लोग मिलकर उसमें काम कर रहे हैं, तो एक संस्था, ठीक है ना। तो ये जो आपके पुरस्कार है दो मतलब दो टाइप में दी जाती है, दो श्रेणी में। एक तो व्यक्तिगत हो गया, जैसे मैं मान लीजिए हम सिर्फ अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सिर्फ आपदा से बचाने काम कर रहे हैं, तो हमको व्यक्तिगत श्रेणी में मिलेगा। लेकिन हम सब अगर हमारे ग्रुप हो 10-20 लोग और हम उस श्रेणी में काम कर रहे हैं, तो याद रखिए वो हमारा कौन सा श्रेणी हो जाएगा, संस्था श्रेणी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पुरस्कार की अगर स्थापना की बात कहें तो इस स्थापना 2018 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। इसको कब किया गया था, 2018 में किया गया था, ठीक है ना। और इस पुरस्कार की घोषणा ही कौन किए थे, सुभाष चंद्र बोस। और इनका सुभाष चंद्र बोस, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम हो गया था सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। जो इनकी जयंती मनाई थे 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस भी इन्हीं को कहा जाता है, मतलब पराक्रम दिवस का या सुभाष चंद्र बोस की जयंती का है, तो आप क्या टिक कीजिएगा, 23 जनवरी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले टॉपिक्स पे। देखिए सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार, तो सरदार पटेल अगर बात कहें राष्ट्रीय पुरस्कार जो किस चीज में दिया जाता है, एकता पुरस्कार में, ठीक है ना। आपको बता दें 31 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, एकता दिवस में। तो सरदार पटेल राष्ट्रीय जो है आपके एकता पुरस्कार में दिया जाता है और इस पुरस्कार की जो स्थापना थी 2019 में की गई थी, ठीक है ना। और ये पुरस्कार का यही उद्देश्य था दोस्तों ना, ताकि हमारे देश में क्या बनी रहे, एकता और अखंडता बनी रहे। ये दो चीजें बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों हमारे देश में कभी भी अगर मान के चले कि हम सभी साथ मिलकर रहते हैं, उसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है, क्या पैसा है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ये हमारे लिए मूल कारण है कि हम आपस में भाईचारे से रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, जो हमारे एकता और अखंडता का क्या माना जाता है, ये प्रतीक माना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि एकता और अखंडता का बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को जो पुरस्कार दी जाती है वो कौन सा पुरस्कार है, सरदार पटेल राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो आपके एकता पुरस्कार के रूप में इसको दी जाती है, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखिएगा इसके तहत एक वर्ष में 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जाते, ठीक है ना। एक वर्ष से 3 से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अब चलिए हम अब उस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जहां हम देखते हैं वीरता के बारे में, ठीक है ना। आप जानते हैं हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे योद्धा हैं जो काफी अच्छा काम करते हैं और उनको एक वीर पुरुष के नाम से जाना जाते हैं। तो हम इन वीरता पुरस्कार के बारे में देखेंगे। हालांकि ये आपको हर किसी को नहीं मिलता है, ये सिर्फ वही व्यक्ति को मिलता है जो आपके देश के लिए जान दिए, जो अपने देश के लिए जीता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें वीरता पुरस्कार जो है आपके दो प्रकार के होती हैं, एक युद्धकालीन होती है और एक शांतिकालीन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों दोनों चीज में अंतर क्या है। युद्धकालीन का मतलब क्या होता है कि जो युद्ध से आपको शांति समझौते होता है, और शांतिकालीन का मतलब क्या होता है, गांधीवाद, मतलब जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर उसको क्या कहते हैं, सुलभ करते हैं, आसान बनाते हैं। तो युद्धकालीन में 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं, एक होता है परमवीर चक्र, एक होता है महावीर चक्र और एक होता है वीर चक्र, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछे वीरता पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन हो जाएंगे, युद्धकालीन और शांतिकालीन। युद्धकालीन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन हो जाएंगे, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ठीक है ना। उसके बाद शांतिकालीन की बात कहें तो 3 प्रकार के होंगे, अशोक चक्र, उसके बाद कृति चक्र और उसके बाद शौर्य चक्र, ठीक है ना। तो अगर बात करें कि शांतिकालीन में कितने पुरस्कार होते हैं, अशोक, कृति और शौर्य। अभी हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और सब आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दूसरी बात यह है हमारा कि हमने बताया वीरता पुरस्कार के बारे में, जिसमें 2 प्रकार युद्धकालीन बताएं। इसको बार बार आप बोलते भी रहिए, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं आप भी बोलते रहिए, ठीक है ना। तो वीरता पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं दोस्तों, 2 क्षेत्र में। एक आपको कौन सा हो जाए, युद्धकालीन और एक शांति। 2 ही चिन्ह होता है, या तो युद्ध होगा या तो शांति होगा। समझौता कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है, या तो आप युद्ध से मानिए या तो आप शांति से मानिए, ठीक है। अगर शांति से मान गए तो गांधीवाद रहेंगे और नहीं माने तो फिर समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें युद्धकालीन और शांति। युद्ध में अगर है परमवीर चक्र, महावीर और वीर, देखो ये तो याद हो गया परमवीर। अब परम में परम हटा दो तो वीर आ जाएगा अलग। अब वीर ये भी देखो महावीर है, तो परमवीर
तो किसको मिलेगा परमवीर? जो परम है, जो अच्छा काम करे युद्ध में। अब महावीर, जो महावीर का रूप धारण कर ले, मतलब युद्ध में। और अब वीर मतलब जो वीर योद्धा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा तीनों चीज। युद्ध कालीन में कौन कौन हो जाएगा? परमवीर, महावीर और वीर, ठीक है ना। सब में वीर है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, वीर वीर वीर। उसके बाद अगर देखिए शांति कालीन में अशोक शांति, ठीक है ना। कृति शांति, शौर्य शांति, ध्यान रखना। अशोक कृति शौर्य। तो अगर वीर वीर लगा रहे तो युद्धकालीन, अगर वीर नहीं लगाए तो क्या देखिएगा? शांतिकालीन, ठीक है ना। अशोक कृति शौर्य, ऐसे याद देखो, अशोक कृति शौर्य, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वीरता पुरस्कार की बात कहें तो सबसे पहले अगर बात कहें कि स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है ना, जब भारत देश स्वतंत्र हो गया उसके बाद सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को पहले 3 वीरता पुरस्कार। ये आपको डेट ऐसे पढ़कर आपको एक चीज याद आ रहा होगा। देखिए 26 जनवरी को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लिखने की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है ना। और ये फाइनली हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बताया आपको। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को लिखने की शुरुआत हुई थी और फाइनली 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान को लिख दिया गया था। और इन दोनों के बीच में जो समय लगा था दोस्तों, 2 साल, आपके 11 मंथ और आपके 13 दिन का समय लगा था। कभी कभी कुछ बुक्स में 1-2 दिन इधर उधर रहता है, मैनेज कर ले, देख लीजिएगा। तो 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हम अब टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हमारे स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा पहले 3 पुरस्कार थी। वीरता पुरस्कार, वीरता में देखना, वीरता वीर। अब वीर में कौन कौन? परमवीर, महावीर और वीर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, परमवीर, महावीर और वीर, ठीक है ना। स्थापना की गई थी, जो कब किया गया था? आपके 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया था, ठीक है ना। इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 वीरता पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें अशोक चक्र 1 था, अशोक चक्र 2 था, अशोक चक्र 3। याद करने का एकदम आसान तरीका है, आपको सिर्फ याद रखना है कि हमारे वीरता पुरस्कार के बाद, इसके बाद 4 जनवरी 1952 को भारत सरकार द्वारा अन्य 3 प्रकार की वीरता पुरस्कार दी गई थी, जिसमें अशोक चक्र 1 था, अशोक चक्र 2 था, अशोक चक्र क्या था? 3 था। तीनों अशोक चक्र था, 1, 2 और 3, जिसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। कब की गई थी? 4 जनवरी 1952 को, ठीक है ना। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया कि नहीं, चलो 15 अगस्त 1947 को प्रभावी माना गया। और फाइनली जनवरी 1967 में इन पुरस्कारों का नाम बदल दिया गया और यही पहले नाम आपका चेंज हो गया। देखिए, पहले अशोक चक्र 1 था, जिसको हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र, अशोक चक्र 2 था, जिसको बोलते हैं कृति चक्र, अशोक चक्र 3 था, जिसको बोलते हैं शौर्य चक्र, ठीक है ना। और ये तीनों का नाम हो गया था अशोक चक्र, कृति चक्र और शौर्य चक्र। और इस प्रकार से हमारा जो है 1967 में इस पुरस्कार का नाम चेंज किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1967, ठीक है ना। तो ये तीनों ही पुरस्कार किस चीज से संबंधित है? शांतिकालीन से संबंधित है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ, ये खत्म करवा देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद युद्धकालीन नेक्स्ट टॉपिक में देख लिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो देखो, कहने का मतलब है वीरता पुरस्कार थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों के कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हमारे जो वीरता पुरस्कार है, थल सेना, नौसेना और वायु, 3 प्रकार की सेनाएं होते हैं। थल सेना जो आर्मी होते हैं, नौसेना जो आपके नेवी होते हैं, वायुसेना जो एयरफोर्स होते हैं। ये तीनों कानूनी रूप से गठित सशस्त्र बलों में कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, जिनका बहुत ज्यादा योगदान रहता है, ठीक है ना। हमारे देश की आन बान और शान 3 सेनाएं हैं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना। अगला जो टॉपिक पे बात करेंगे, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, जो हमको लगता है अब अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज बताएंगे, क्योंकि अभी इतना रहने देते हैं और आप इस चीज को बार बार देखते रहिए, ठीक है। देखिए, स्टैटिक जीके दोस्तों, इसका कोई छोड़ नहीं है, इसको जितना पढ़े उतना आपके लिए कम है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर ये बुक्स आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आप याद रखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा है, अभी तक मैंने जितना एनालिसिस किया कि जो भी इस पे फैक्चुअल बातें लिखी गई है, जो मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस चीज को देखो ध्यान से, 2, 4, 5, 10 बार वीडियो को देखिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। देखो, आपका शेयर और आपकी फीडबैक हमें अंदर से मोटिवेट करता है और हमें और काम करने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे।